हेलो दोस्तों, टारगेट जीएस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का क्लास नंबर तीसरा लेकर आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने गति और मात्रक को समझा था। गति के ही आगे कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रक्षेप गति, गुरुत्व के अधीन गति और एक वृत्तीय गति। तो तीनों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रक्षेप गति को देखते हैं। प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का होता क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक रास्ता है, इस रास्ते पर कोई एक व्यक्ति चल रहा है, तो क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक दिशा में जा रहा है। या तो इधर जा सकता है वो, या इधर जा सकता है। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में चल रहा है ना वो, एक ही प्लेन। जैसे ये रास्ता है, यहाँ पे कोई चल रहा है। ठीक है, या तो आगे जा रहा है या फिर पीछे आ रहा है। ठीक है, या तो आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। तो इस गति को बोलते हैं हम लोग एक रेखीय गति। इसको क्या बोलते थे हम लोग, ये जो अभी हम पिछले क्लास में पढ़े उसको बोलते हैं एक रेखीय गति। स्ट्रेट मोशन बोलते हैं, एक रेखीय गति बोलते हैं। लेकिन जब हम वस्तु को मान लीजिए ध्रुव से, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कुछ है मोबाइल को फेंक देते हैं। यहाँ से अगर हम मोबाइल पे से फेंक रहे हैं तो कैसे जाएगी वो देख लेते हैं। कुछ फेंकने वाला नहीं मिल रहा है। और चलिए माचिस मिल गया। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे फेंक देते हैं तो क्या हुआ है, ये एक डायरेक्शन में गया क्या, नहीं। देखिए, ये ऊपर भी जा रही है और साथ साथ इधर भी जा रही है। मतलब बोलने का मतलब कि अगर ऐसे हम किसी, ये हमारा धरातल है, यहाँ से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो कुछ एंगल पे फेंक रहे हैं, कुछ एंगल पे फेंक रहे हैं उसको ऐसे फेंके, तो वो क्या कर रहा है, वो इधर ऐसे 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 सीधा जाता है क्या, ऊपर चला जाता है क्या, नहीं ना। एक समय आने के बाद ऐसे नीचे आके ऐसे गिरता है। ऐसा होता कैसे है वो समझते हैं पहले। तो मान लीजिए यहाँ से अगर किसी को भेजते हैं, जैसे यू गति से, प्रारंभिक तो यू ही होगा, तो ऐसे भेजते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे जाके पहले बढ़ रहा है आगे, धीरे धीरे बढ़ते 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 ये ऐसे आके गिरता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे देखिए यू है, ऐसा होता क्यों है वो पहले समझते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी है हमारा, ये सतह है जो हमारा क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पे कौन सा गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है नीचे की ओर, सभी चीजों को वो नीचे खींचना चाहता है, इसको जी बोलते हैं हम लोग। जब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचना चाहता है इसको, तो यहाँ से जब हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो पहले तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो धीरे धीरे इसके स्पीड को घटाएगा। घटाते घटाते क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पे u जो होगा वो g के बराबर हो जाएगा। u जो होगा वो g के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। u का एक कंपोनेंट जो होगा, दोनों दो दिशा में है तो एक बराबर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होना चाहिए था, उस केस में डायरेक्ट नीचे गिर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है, वो देखिए। एक वस्तु को फेंके कुछ एंगल से, एंगल है ठीक, तो ये जाएगा ऐसे, ऐसे गिरेगा, ऐसे जाके कहीं गिरती है। ये तो आपने सबने देखा होगा, बचपन से फेंके हुए ना, ईंट फेंक के देख लीजिए आप, ऐसे जाके ऐसे गिरती है। कभी ऐसे नहीं होती कि यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे अगर 0 हुआ, यहाँ पे अगर 0 हुआ तो डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे गिर गई हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि यहाँ पे आके गिर, जो वस्तु होती है वो जाके यहाँ पे गिरती, इस धरातल पे यहाँ पे गिरती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है वो देखिए। कलर नहीं दिख रही है, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, इधर भी गति हो रही है, दो डायरेक्शन में गति हो रही है और एक गति इधर हो रही है।
इसको x मान लेते हैं, इसको अगर y मान लेते हैं, तो गति दोनों के बीच में हो रही है। मतलब यहाँ अगर u से गति कर रही है तो u का कुछ भाग इसको इधर ले जा धकेल रहा है और u का इसका कुछ भाग इसको ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, u का कुछ भाग इसको इधर ले जा रहा है और u का कुछ भाग इधर ले जा रहा है। कितना इधर जा रहा है कितना वो जा रहा है उससे आपको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है अभी। देखिए कुछ भाग तो इधर जा रहा होगा तभी तो आगे बढ़ रही है, और कुछ भाग ऊपर जा रहा है तभी तो देखिए यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि दो u को यहाँ पे जो भी ये वस्तु है हमारा, इस वस्तु को यहाँ पे गेंद है वगैरह जो भी है, इसको दो तरफ धक्का दे रहा है। एक तो ऊपर लग रहा है और एक जो है उसको इस साइड में खींच रहा है। तभी तो क्या हो रहा है, ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि ऊपर से एक और चीज काम करता है, जब पृथ्वी से किसी चीज को फेंकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण, और उसके कारण वो वहां पे त्वरण लगता है, उसको जी बोलते हैं। जी क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अभी समझ लीजिए एक त्वरण लगता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, एक शक्ति है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो u का ऊपर वाला है जो ऊपर ले जा रहा है वो पहले g से ज्यादा होगा, तभी तो ये वस्तु जा रही है। जाते 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 एक बिंदु आएगी, उस बिंदु पे ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो ऊपर u जिससे ऊपर जा रहा था वो क्या हो जाएगा, ये g के समान हो जाएगा। क्लियर है? g के क्या हो गया, समान। ऊपर वाला को मान लेते हैं u1, इसको मान लीजिए u। तो यहाँ पे जो u1 होगा वो g के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु को नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन गिरती है क्या, नहीं। क्यों नहीं गिरेगी, तो इसका एक कारण देखिए, क्योंकि यहाँ से u2 से इधर जा रही है ना, u2 तो है नहीं। u के दो u से हम फेंके 10 मीटर पर सेकंड किसी को फेंके, जैसे कहाँ गया, इसको आप देखेंगे तो हमने कुछ स्पीड से इसको ऐसे फेंका, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से इसको हम फेंक रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऐसे जाकर गिर रही है, डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे जाती है और ऐसे नीचे नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि इसको दो दिशा में क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है, गति मिल रही है। एक तो इस दिशा में, एक इस दिशा में। इस दिशा वाला तो जीरो हो जा रहा है u के कारण, लेकिन इस दिशा वाला जीरो क्यों नहीं हो रहा है, देखिए। तो u जब यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ पे u के बराबर हो गया, तो ऊपर वाला तो जीरो हो गया। जैसे ही ऊपर वाला जीरो हुआ, लेकिन g तो लगना बंद नहीं हुआ ना, तो g तो लग ही रहा है। तो फिर अब u2 से आगे जाएगा और g से नीचे आएगा, और फिर जाके कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे। ठीक है, जहां पे u2 जीरो हो जाएगा, जहां पे u2 जीरो हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको परिभाषा में अगर बोले तो जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत किसी प्रक्षेप पे गति करती है, किसी एंगल पे किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं, तो वो पिंड क्या होता है, वस्तु जो होता है इस दिशा में एक पाराबोला के साइड पे, एक पाराबोला है ना, उसका आकार बनाते हुए एक निश्चित दूरी पर जाके गिरता है। तो ये जो गति करती है एक प्लेन में, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप गति। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रक्षेप गति। क्लियर हो गया? तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीजें इससे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। ऐसे इसका डेरिवेशन कहते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है 12th का, लेकिन हमको जितना कंपटीशन में पढ़ना है उतना हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो देखिए पहला इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे यहाँ पे जीरो हुआ तो यहाँ पे ये जो ऊंचाई था, ये ऊंचाई कितना था, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तु को अगर फेंक रहे हैं, बोला 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हम किसी वस्तु को फेंक दिए किसी एंगल पे, 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, तो वो वस्तु कितना दूर जाके हमसे गिरेगा। ऐसे किसी चीज को हम उठाकर फेंके, जैसे इसको एक बार और फेंकते हैं, इसको अगर हम एक बार फेंक रहे हैं, फेंके कुछ गति से फेंके, कुछ ऊंचाई पे गया, कुछ दूरी पे गया, ठीक है, तो और कुछ समय में गया। तो यहां से तो क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन बनेगा, कितना समय में नीचे आया, पहला क्वेश्चन। इसको उड्डयन काल बोल दिए, क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा कितना दूरी पर जाके गिरा, दूरी पर मतलब रेंज, इसको क्या बोलेंगे, परास, मतलब परास पूछ देगा। तीसरा कितना ऊंचाई कवर किया, ठीक है, तो ये महत्तम ऊंचाई कितना हो गया ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से 3 क्वेश्चन बनता है, और इसी के सब केसेस एक आध दो होते हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर में कंपटीशन के लिए क्या क्या पढ़ना है वो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम चलते हैं और एक एक करके तीनों चारों फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा उड्डयन काल। उड्डयन काल कितना होगा इसका, तो हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्ट इसके फॉर्मूले को देखेंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे चलते हैं। तो पहला हो गया
उड्डयन काल। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है प्रक्षेप गति में उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये कितना होता है? मतलब क्या हो गया, पूछ क्या रहा है सिंपली कि ये अगर हमारा एक पृथ्वी है, सतह है, सतह से यहाँ से किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं यू मीटर पर सेकेंड से थीटा पे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, तो ये वस्तु है जो ऐसे जा करके इस पाथ पे यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, तो इसको ये पूरा जो जाने में, तो याद रखिएगा यहाँ पे 0 हो रही है, इसको हम लोग कैपिटल H बोलते हैं, ये वाले को हम लोग R बोल रहे हैं। ये लोग आप लोग डायग्राम बना लेंगे। जाने में कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा उसका T1 बोलते हैं, यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा उसको T2 बोलते हैं। ये हो गया ये डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। R4 रेंज, रेंज मतलब परास होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम होता है। मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड या यू मीटर पर सेकेंड से थीटा डिग्री पे, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, फेंक दिए, तो क्या पूछ सकता है? उसका उड्डयन काल कितना होगा, उसका महत्तम ऊंचाई कितना होगा, या उसका परास कितना होगा। तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे आ जाते हैं, तीनों को याद रखिएगा। देखिए, उड्डयन काल T होता है और T का फॉर्मूला होता है जाने में जितना समय लगा प्लस आने में। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में कितना देर वस्तु रह रहा है। तो यहाँ से अगर किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो यहाँ तक जो वस्तु हवा में ही है, देखिए यहाँ से किसी वस्तु को अगर हम फेंक रहे हैं तो यहाँ तक वो हवा में, तो जाने में T1 समय लग रहा है और आने में T2 समय लग रहा है। ठीक है, तो इसको T1 प्लस T2 करते हैं। और याद रखिएगा एक बहुत अच्छी बात है कि जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में समय लगता है। तो T1 होता है जो बराबर होता है T2 के, ये जो होता है T1 जो होता है बराबर होता है T2 के। यहाँ हम लोग प्रूफ करने पे नहीं उतर जाएंगे, यहाँ पे ये 11th में प्रूफ करना है। T1 जो होता है वो T2 के बराबर होता है। T1 का मान कितना होता है, तो जाने में कितना लगा, तो u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखिए जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेकेंड में बताया थे। जैसे आप देखे होंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। हमने बताया यहाँ से आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा में चाल हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को या फिर इसको छोड़िए, एक चीज देखिए, ये u से हम फेंके तो u के जो थीटा के साथ 2 कंपोनेंट होता है, एक समझ में आए तो देख लीजिए, इसको बोलते हैं u cos थीटा, जिसके साथ बेस होता है उसको cos बोलते हैं, इसको बोलते हैं u sin थीटा। ठीक है, इतने से ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इतने से हम u1 जो बोले थे वो ये होगा u sin थीटा, यही u1 होता है हमारा, जो हम पहले समझाए। यही हमारा क्या होता है, u2 होता है। u2 क्या होता है, u cos थीटा। इसका ज्योमेट्री मैसेज से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, तो इतने से जा रही है, तो जाने में कितना, जा कितने से लग रही है, तो देख लीजिए जा रही है u sin थीटा बाई जी से, तो आएगी भी कितने से, आएगी भी, कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर हमारा रेड था ना, u sin थीटा बाई जी से आ जा रही है, तो आ भी इतने से रही होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा t बराबर 2u sin थीटा बाई जी, t बराबर 2u sin थीटा बाई जी। याद हो गया, t बराबर 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अभी जब गुरुत्व की अधीन गति पढ़ेंगे तो वहां पे इस फॉर्मूले को हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये टाइम उड्डयन काल हो गया। दूसरा क्या होता है, इसी में देखते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम, क्या हो गया,
ऊंचाई हाइट, ठीक है। ये पूछा है, इसको किससे सूचित करते हैं तो कैपिटल एच। कितना होता है ये वाला पूछा, कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। ये याद रखेंगे, क्लियर हो गया। एक और होता है परास, रेंज बोलते हैं इसको आर, ये क्या बोलते हैं रेंज। ये कितना होता है 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी होता है, यहाँ पे जी होता है, यहाँ पे जी होता है। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया। एक और पढ़े थे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा बाई, तो पिछले जो गति पर है उससे कुछ अंतर नहीं है, बस तीनों में क्या आ जा रहा है थीटा का टर्म आ जा रहा है। तीनों में क्या आ रहा है, एक थीटा का टर्म आ जा रहा है। वीडियो चल रही है, तीनों में एक थीटा का टर्म आ जा रही है और कुछ अलग बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस होता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसको हम मिटाते हैं, एक केस होता है अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कब होगा। देखिए, तो आप जानते होंगे साइन जो होता है, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, साइन थीटा का, साइन जो एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका अधिकतम मान आप जानते होंगे। तो साइन थीटा जो होता है इसका अधिकतम मान 1 होता है, इसका अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। तो इस पे इसको देखिए, एच को अधिकतम होने के लिए किसको अधिकतम होना पड़ेगा, एच को अधिकतम होने के लिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको अधिकतम होना पड़ेगा, क्योंकि यू तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, 10 या 20 जो भी रहे, तो इस ये अधिकतम हो जाएगा। ये जब अधिकतम होगा तो ये अधिकतम होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान अधिकतम कितना होता है 1 होता है, इसका मान अधिकतम कितना होता है 1 होता है। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान अधिकतम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो थीटा का कौन सा मान होगा, तो थीटा का मान 1 कब होगा, साइन थीटा का मान 1 कब होता है, तो आप सबको पता है कि 90 डिग्री पे 1 कब होता है साइन थीटा का मान, तो 90 डिग्री पे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि किसी वस्तु को जब हम लोग 90 डिग्री पे ऐसे फेंकेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई तय करेगा। किसी वस्तु को हम जब 90 डिग्री पे फेंकेंगे तब वो अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, ठीक है। एंगल एग्जाम में पूछे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पूछे कितना होगा अधिकतम ऊंचाई, तो देखिए थीटा का मान, साइन थीटा का मान 1 रख दीजिए, तो एच अधिकतम हो जाएगा, एच अधिकतम, अधिकतम कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका मान है हम लोग क्या कर दिया, वो 1 कर दिए, इसका मान हम लोगों ने क्या किया 1 कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वस्तु को हम 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक रहे हैं, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो अधिकतम ऊंचाई जैसे ही पूछा मतलब आप समझ लीजिए कि थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई में जी, या फिर ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे यूज करेंगे तो 90 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यू स्क्वायर बाई में जी, सॉरी यू स्क्वायर बाई में 2g। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग साइड में, बोला कि u का मान अगर बोला 10 मीटर पर सेकेंड से किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, क्लियर है, 10 मीटर की रफ्तार से किसी वस्तु को अगर फेंक रहे हैं, ठीक, 10 या 20 ले लीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो वो अधिकतम ऊंचाई कितना तय करेगा, अधिकतम ऊंचाई कितना तय करेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बटा में 2g। अब देखिए नीचे दिख रही है क्या, चलिए दिख रही है,
तो u का मान कितना लेंगे हम लोग 10 का स्क्वायर। और g को आप जानते हैं, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये g का मान जो होता है वो होता है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे कैलकुलेशन के लिए हम इसका वैल्यू 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ले लीजिए, आंसर कितना आ गया 10 मीटर। क्लियर हो गया। तो ऐसे बन जाएगा। तो थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए। कलर चेंज कर लेते हैं। किसी वस्तु को 24 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, दूसरे भाषा में लिख सकते हैं हम, नॉर्मल लिख रहे हैं, 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो 3 चीजें पूछ सकता है आपको। उसका क्या पूछ सकता है, उड्डयन काल, 1 मिनट, उसका उड्डयन काल मतलब टी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकता है आपको, ऊंचाई पूछ सकता है, अधिकतम भी पूछे या कुछ भी पूछे, एच पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है, परास पूछ सकता है, मतलब आर पूछ सकता है। ये 3 चीजें तो पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन में आ रही है अगर ऑब्जेक्टिव, तो यही 3 चीज पूछेगा। तो बस देखना है कि u का मान कितना है 24, इसका मान कितना है 60। क्लियर हो गया। बस याद रखना चाहिए 60 है, 60 नहीं 29 कर लेते और अच्छा रहेगा। इस डिग्री कर लेते, ऐसे 60 पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए u का मान हो गया 24 मीटर पर सेकेंड, थीटा का मान हो गया 23 डिग्री। तो पहले क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी का मान अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो क्वेश्चन में 9.8 दिया है तो 9.8 लेंगे, अगर नहीं दिया है तो 10 लेंगे। तो 2 गुने 24 गुने साइन 30 कितना 30 डिवाइड बाई में 10। यहाँ से कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, इसको देखिए इससे काट देंगे तो साइन 30 का मान कितना आता है, तो साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 आता है। कितना आ गया 1/2। तो 2 इंटू 24 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, डिवाइड बाई 10 हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, अगर 2 से काटते हैं तो 12/5 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। लिख रही है 12/5 सेकेंड। क्लियर हो गया। दूसरा एच पूछ रहा है, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है, इसको लिखेंगे। u का मान कितना है 24, तो 24 गुने 24 साइन थीटा का मान कितना आ रहा है 30, 30 का मान कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बटा में 2 गुने 10। ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा। जैसे 24 का 576 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2 गुने 10। ठीक है, ये जितना आ रहा है इतना क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। आप लोग कर लेंगे, यहाँ से इसे काट सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। चलिए काट देते हैं इसको, कैंसिल करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 गुने 2 से काट देंगे तो 8 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 से बता में 10, तो 12 छक 72, 72 बता में 10 कर देंगे तो 36 बटा में 5 मीटर। जो भी आंसर आ रहा है आप लोग का कैलकुलेशन देख लीजिए, यही होगा। बस हम प्रोसेस देख लीजिए। अब देखिए आर पूछ रहा है, तो आर का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, u स्क्वायर मतलब 24 गुने 24। ठीक है, साइन 2 थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर था मतलब 30 का मान निकाले 1/2 स्क्वायर कर, यहाँ पे 2 थीटा है
तो थीटा का मान तो 30 है, तो 30 दूना 60 और 60 का मान होता है √3/2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू हम ऐसे एक हाइपोथेटिकल वैल्यू दिए, एग्जाम में ऐसा वैल्यू दिया जाता है जो अधिकतर कट जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके कुछ और केसेस होते हैं, एक आध दो केसेस और देख लेते हैं हम लोग। जैसे केस 2 हाइट वाला तो देख लिए हम लोग। अब देखिए आर को लेकर भी होता है, क्योंकि आर का फॉर्मूला हो गया हमारा, परास बोलते हैं इसको, u² sin 2θ/g। क्लियर है? तो आर मैक्सिमम कब होगा, आर अधिकतम कब होगा? आर को अधिकतम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो sin 2θ है इसका मान 1 होना चाहिए, क्योंकि sin θ का मान अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। अगर इसका मान 2θ का मान 1 अधिकतम कितना हो गया? इतना, तो 2θ का अधिकतम कितने पे होता है? 90 पे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना निकल जाएगा? 45। किसी को दिक्कत नहीं है। sin थीटा का मान अधिकतम कितना होता है? 1। तो यहाँ पे sin थीटा नहीं है, sin 2θ है, तो उसका ही मान कितना होगा? 1 ही होगा, 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो sin का 1 लेते हैं तो sin का 1 90 आता है, लेकिन यहाँ पे 2θ का मान 90, तो थीटा का मान 45। तो 45 डिग्री के एंगल पे आपको बोलेगा किसी वस्तु को कितना एंगल से फेंके कि वो सबसे दूर जाके गिरे, तो 45 पे। किसी वस्तु को कितना एंगल पे फेंके कि वो सबसे ऊपर जाए, तो कितना? 90 पे। ठीक है, एक और होता है, तो आर अधिकतम निकले कितना? यहाँ 45 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो आर अधिकतम जो हो गया, मतलब आर मैक्स जो हो गया, वो u²/g हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से? अब ये देखिए क्वेश्चन ये आता है, एक वस्तु को 90 थीटा पे फेंकिए, परास सेम कब होता है? परास समान। ठीक है, जैसे एक वस्तु को थीटा पे फेंक दिए, क्लियर हो गया। तो दूसरे वस्तु को अगर 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं ना, तो दोनों वस्तु एक ही जगह जाके गिरेगा, दोनों वस्तु एक ही जगह जाके गिरेगा। आप याद रखिएगा, एक को अगर थीटा पे फेंक रहे हैं और एक को 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं, तो दोनों वस्तु एक ही जगह जाके गिरने वाला है। जैसे बोल दिया किसी वस्तु को अगर 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं, सेल्सियस बोला गया सॉरी, किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो दूसरे बार उसी वस्तु को कितने डिग्री कोण पे प्रक्षेपित करें 30 के अलावा, जिसका परास सेम हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। याद रखेंगे। ठीक है, एक को 30 से फेंके, दूसरे को उसी वस्तु को फिर 60 से फेंके, वो एक ही जगह जाके गिरेगा। ऐसे देखिए, ये है वस्तु, मान लेते हैं यहाँ पे इसको 30 पे फेंके तो एक जगह जाके गिरा, फिर इसको 60 पे फेंक रहे तो उसी जगह जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा पर किसी वस्तु को अगर प्रक्षेपित करते हैं तो वो सेम जगह पे जाके गिरेगा। ठीक हो गया? तो ये हो गया आपका प्रक्षेप गति। अगले वीडियो में हम लोग गुरुत्व के अधीन गति के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।